द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ एक दफा फिर मौजूद हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज और आज हम बात करेंगे प्री पार्टीशन मुस्लिम पॉलिटिक्स के हवाले से और खास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस के हवाले से। ऋषि, क्या सूरत हाल थी मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में, खास तौर पे यूपी में? यूपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मुस्लिम लीग्स पॉलिटिक्स। तो क्या फीलिंग थी वहां पे? कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम जो डेवलप हुआ, तो उसका आप कह सकते हैं बेस, उसका सेनर जो है वो यूपी, उत्तर प्रदेश या उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस वो था। क्योंकि उसमें लाइक बरेली वो भी वहीं पड़ता है, देवबंद भी वहीं है, एंड लखनऊ भी वहीं है जो कि शिया इस्लाम का बेस है। और इवन दिल्ली भी एक तरह से यूपी का ही पार्ट था, जिसको बाद में पंजाब को ट्रांसफर किया गया। तो दिल्ली को भी कह सकते हैं, वो यूपी की ही एक सिटी थी। एंड आगरा, तो जितने भी मतलब मेन बड़े बड़े जो कह सकते हैं रिलीजियस सेंटर्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के, तो वो यूपी में ही बेस्ड थे। सो इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो भी यूपी में थी, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया कहा था। नदवा भी यूपी में ही बेस्ड था। बहुत सारे बड़े बड़े आलिम वो सब यूपी से ही आए, जैसे देवबंद के आलिम और बरेलवी मसलक के आलिम, और लाइक मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना अशरफ अली थानवी, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो वो सब भी यूपी से ही आते थे। सो आप कह सकते हैं कि यूपी वाज द बेस ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये इसका बैकग्राउंड है। यूपी में मुसलमानों की पॉपुलेशन करीब 14 से 15% थी उस टाइम। और इसमें आप जब मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई और जब उसने इलेक्शंस लड़ना स्टार्ट किए, so it was very weak in the Muslim majority provinces like पंजाब, बंगाल, इन सब प्रोविंसेस में। और जो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस था वो उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस में ही था। इवन 1937 में भी जो थोड़ी बहुत सीटें आई लाइक मुस्लिम लीग की, तो वो यूनाइटेड प्रोविंसेस से ही आई। एंड इट वाज वेरी वीक इन पंजाब, और एनडब्ल्यूएफपी में तो बहुत ही वीक थी एकदम, लगभग नामो निशान ही नहीं था। बलूचिस्तान में कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं था मुस्लिम लीग का। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो 1937 के बाद जवाहरलाल नेहरू वो रियलाइज करते हैं कि कांग्रेस को उतना मुसलमानों का सपोर्ट नहीं है, तो मुसलमानों का सपोर्ट हासिल करने के लिए वो मैस कांटेक्ट प्रोग्राम चलाते हैं कि ये कहते हैं कि अब कांग्रेस सीधे अब डायरेक्टली मुसलमानों से कांटेक्ट करेगी और उन्हें अपने मतलब उनको अपनी आइडियोलॉजी समझाएगी और उनका सपोर्ट लेना चाहेगी। एंड दैट गैल्वनाइजेस मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इससे जो है वहां की पॉलिटिक्स में एक तरह का कह सकते हैं उबाल आता है। और 1-1.5 साल वो मैस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलता है, बट नेहरू रियलाइजेस कि उतना मुसलमानों की तरफ से इनिशिएटिव, उतना सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वो उसको अबेंडन कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू इनिशियल सक्सेसेस। ये बैकग्राउंड है मुस्लिम पॉलिटिक्स का उत्तर प्रदेश और जिसको कह सकते हैं कि हिंदी बेल्ट में। और फिर 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की डिमांड की जाती है, और जिसका सबसे ज्यादा सपोर्ट वो उत्तर प्रदेश से ही आता है। पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उतना सपोर्ट नहीं मिलता है इस डिमांड को। और यही चीज इवन न्यूयॉर्क टाइम्स भी कोट करता है 1942 में कि मुस्लिम लाइक सपोर्ट फॉर पाकिस्तान is highest in Muslim minority provinces and it's lowest in Punjab and Bengal। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये 1942 में ये चीज को कोट कर रहा है। और मोहम्मद अली जिन्ना भी कहते हैं 1941 में कानपुर में कि आई एम रेडी टू स्मैश द मुस्लिम्स लिविंग इन द माइनॉरिटी प्रोविंसेस टू लिबरेट द मुस्लिम्स लिविंग इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। तो इस हद तक इम्पोर्टेंस रहती है उत्तर प्रदेश की वहां पे लाइक यूपी में। ये जो बात है जो कानपुर में जिन्ना साहब ने कही 30 मार्च 1941 को, इससे तो यूपी के मुसलमानों में बहुत बददिली फैल जानी चाहिए थी और उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए था इस बयान को। क्या इसका कोई असर नहीं हुआ? क्योंकि इस बयान में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के 7 करोड़ लोगों को लिबरेट करने के लिए वो 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है जो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हैं। और ये एक ऐसा बयान है जिसका पाकिस्तान में कोई रेफरेंस नहीं देता।
सिर्फ इंडिया में जो स्कॉलर्स हैं वो इसका रेफरेंस देते नजर आते हैं। तो इससे तो जो है मुसलमानों को सोचना चाहिए था कि वो क्यों फिर मुस्लिम लीग की इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे यूपी में, दिल्ली में, सीपी में। और आपने यूपी की जो बात की कि 14% मुसलमान थे, आमतौर पे पाकिस्तान में ये इंप्रेशन है कि पार्टीशन से पहले सब मुसलमान जो थे ना वो गरीब गुरबा ही थे या गरीब किसान थे। हालांकि उस वक्त जो प्रॉपर्टी थी, लैंडेड प्रॉपर्टी खासतौर पे 40% मुसलमानों के पास थी यूपी में, जी। आबादी सिर्फ 14% थी। और राजा साहब महमूदाबाद, ही वाज प्रोबेबली द रिचेस्ट लैंड ओनर इन द यूपी। तो ओवर सपोर्ट पाकिस्तान का और पार्टीशन का सबसे ज्यादा वो यूपी, सीपी, बिहार, इन सब स्टेट से आता है जहां पर मुसलमान माइनॉरिटी में थे। मजे की बात यह है। और बट आपने जो एक बात पहले कही कि मुस्लिम्स को इन स्टेट्स में जो रहते थे उन्हें अपोज करना चाहिए था, बट ये तो उन्हें हमेशा से ही एकदम क्लियर बताया गया था कि आपको कुर्बानी देनी है अपने जो मेजोरिटी प्रोविंसेस में आपके जो भाई रहते हैं उनके लिए और उन्हें आजाद कराने के लिए। और कमरुद्दीन खान ने इस पर एक बहुत ही बड़ा एक एडिटोरियल भी लिखा था डॉन न्यूज़पेपर के लिए कि पाकिस्तान बनने आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कमरुद्दीन खान ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो उस एडिटोरियल में उन्होंने लिखा कि लाइक पाकिस्तान बनने से आप ये देखिए कि इंडिया के वेस्ट में और ईस्ट में जो है पाकिस्तान रहेगा एंड इट विल एक्सर्ट डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन इंडिया कि अगर आप पर कल कुछ भी इंडिया में आपका प्रोसिक्यूशन होता है तो वो हमेशा इट वुड बी रेडी टू एक्सर्ट डिप्लोमेटिक प्रेशर इन इंडिया। और वो ये भी उसमें लिखते हैं कि आप तो हमेशा से ही माइनॉरिटी में थे, तो अगर पाकिस्तान बनता है या नहीं बनता है इट मेक्स नो डिफरेंस इन योर सिचुएशन, क्योंकि अगर आप 25% रहे माइनॉरिटी या 5% रहे या 15% रहे, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। बोले कि आप तो हमेशा ही माइनॉरिटी में रहेंगे तो आपको कोई इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये भी कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद भी आपकी जो तादाद है तो वो 50 मिलियन से ज्यादा रहेगी। तो और बोले कि 50 मिलियन ये यूरोप के किसी भी, रशिया के अलावा यूरोप के हर मुल्क से ज्यादा है। एंड आप तो वैसे भी बहुत ही एजुकेशनली एडवांस्ड हैं, कल्चरली एडवांस्ड हैं, तो आपको पाकिस्तानियों की जरूरत ही नहीं रहेगी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। सो यू डोंट नीड दोज पीपल, और आप अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ सकते हैं। तो और पार्टीशन के बाद आप पॉलिटिकल रोल से अपने आप को पूरी तरह से विड्रॉ कर लें एंड यू फोकस ऑन एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो ये हमेशा इट वाज क्लियर कट टोल्ड टू द मुस्लिम्स इन यूपी एंड बिहार कि पाकिस्तान बनने से आपकी सिचुएशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप अपने पंजाब और बंगाल के भाइयों को तो आजाद करा देंगे। सो यू शुड मेक दिस सैक्रिफाइस फॉर योर ब्रदर्स। लेकिन अगर आप चौधरी खलीको-ज़मान की किताब पढ़ें, पाथवे टू पाकिस्तान, जो उर्दू में भी है, शाहराए पाकिस्तान के उन्वान से, जो आपको पता है चौधरी खलीको-ज़मान जो थे वो चोटी के लीडर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे वो। तो उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि पार्टीशन के बाद इंडियन मुसलमानों की मॉरल पोजीशन बहुत वीक हो गई थी, और जो सपोर्टर्स थे यूनाइटेड इंडिया के, वो उनको बहुत टॉन्ट करते थे कि तुम अब क्यों यहाँ रह रहे हो, क्यों नहीं चले जाते, आप लोग तो बहुत जोशीले थे कि जी हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हम टू नेशन थ्योरी पे बिलीव रखते हैं। और रिजवानुल्लाह खान जो गालबन यूपी मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका जिक्र किया है चौधरी खलीको-ज़मान ने अपनी किताब में कि जब जिन्ना साहब कराची जा रहे थे तो दिल्ली में उन्होंने एक फेयरवेल मीटिंग की रिक्वेस्ट की कि भाई मैं मिलना चाहता हूं, जो करीब करीब रहते हैं मुस्लिम लीगी जो आ सकते हैं, तो एक फेयरवेल मीटिंग करते हैं। तो आई थिंक दिस हैपेंड ऑन द 1st of August 1947। जी। उसी मीटिंग में रिजवानुल्लाह साहब ने ऑकवर्ड क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए कि हम तो इस मूवमेंट में आगे आगे थे, अब हमारा क्या बनेगा। तो उस पे खलीको-ज़मान ये कहते हैं कि मैंने जिन्ना साहब को कभी इतना परेशान नहीं देखा, डिस्कंसर्टेड का लफ्ज यूज किया उन्होंने, जितना उस वक्त देखा। और मैंने उनको कहा छोड़ो यार कोई और बात करो। तो वो ये लिखते हैं कि मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू का नतीजा था कि जिन्ना साहब ने जाते ही कराची में जो अपनी पहली तकरीर की, जिसको हेक्टर बलीथो, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हायर किया था जिन्ना साहब की बायोग्राफी लिखने के लिए, उसने कहा कि उन्होंने
ग्रेटेस्ट स्पीच दी अपनी जिंदगी की। तो उस ग्रेटेस्ट स्पीच में उन्होंने दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया। ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी, ये खलीको जमान के अल्फाज हैं। तो ये जो हैं, ये चीजें आज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती। तो आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के बारे में? जी, आई वुड डिसएग्री विद दैट कि ही बेड फेयरवेल टू टू नेशन थ्योरी। ऐसा मिस्टर जिन्ना ने कभी नहीं कहा कि टू नेशन थ्योरी वो उस आई बेड फेयरवेल टू इट। क्योंकि अगर वैसा वो कहते तो यू शुड हैव आस्क्ड फॉर यूनिफिकेशन विद इंडिया, कि टू नेशन थ्योरी गलत थी और मुझसे गलती हुई और वो अब फिर से इन मुल्कों को एक हो जाना चाहिए। बट ऐसा मिस्टर जिन्ना ने कभी नहीं कहा। So, it was not, him bidding farewell to two nation theory, but वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इस्लाम में तो परफेक्ट इक्वालिटी और डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म है, इसीलिए पाकिस्तान में सब एक बराबर रहेंगे। और यही चीज उन्होंने बाद में भी कही कि पाकिस्तान का जो लॉ है वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट मेंट। और चौधरी खरीकुल जमान पर आना चाहूंगा कि ही वाज द मोस्ट इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान, और यहां तक कहा था खरीकुल जमान ने कि पाकिस्तान इज द बर्थ राइट ऑफ मुस्लिम्स। तो इस हद तक ही वाज इंथुजियास्टिक अबाउट पाकिस्तान। लियाकत अली खान ने कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट द मिनिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड ऑफ मुस्लिम्स, इट इज द मिनिमम डिमांड। सो ये इसका बैकग्राउंड है। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जिन्ना साहब की जो 11 अगस्त वाली तकरीर है ना, उसका सब्सटेंस आप देखें, उसका टेक्स्ट देखें, इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच। अगर आप पढ़ें 1600-1700 वर्ड्स की ये स्पीच है सिर्फ। तो उसका सब्सटेंस यही है कि आप सब एक ही नेशन का हिस्सा हो, पाकिस्तानी नेशन का हिस्सा हो। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। यू आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन नेशन। तो टू नेशन थ्योरी को क्लियरली उन्होंने खैरबाद कह दिया इस स्पीच में। यू मे डिसएग्री कि उन्होंने बाद में क्या कहा। जी, मुझे मेरे इल्म में है कि अक्टूबर में गालबन रॉयटर्स को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और एक क्वेश्चन जो है वो रॉयटर्स के नुमाइंदे ने पूछा टू नेशन थ्योरी के बारे में। तो उस पे जिन्ना साहब ने ये कहा कि टू नेशन थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ फैक्ट। तो ये बात जो है ये क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट करती है उनकी उस बात को, जो मैसेज, जो बात उन्होंने 11 अगस्त 1947 को दिया। और वो कोई जलसा आम की तकरीर नहीं थी, कोई पब्लिक रैली में नहीं कहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था। इस बात की भी खास अहमियत होती है कि आपने किस फोरम पर क्या बात की। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि एक जलसा आम में की गई बात की और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में की गई बात की अहमियत में फर्क होता है। जी, अब बताइए आप। जी, व्हाट आई बिलीव कि जिन्ना वाज थोरोली कंसिस्टेंट, कि जो उनका स्टैंस था, और जिन्ना ने हमेशा सही इस्लामिक डेमोक्रेसी, इस्लामिक इक्वालिटी, इन सब चीजों की बात की। और टू नेशन थ्योरी की जहां तक बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी नहीं है, बांग्लादेश में टू नेशन थ्योरी नहीं है, बट इंडिया में टू नेशन थ्योरी आज भी है। तो वो जब कैसे? तक मुस्लिम्स माइनॉरिटी में होते हैं तब तक टू नेशन थ्योरी होती है, और जब वो एक बार मेजोरिटी में आ जाते हैं तब टू नेशन थ्योरी नहीं होती है। तो जिन्ना का भी स्टैंड वही था। उसमें ऋषि बहुत से लोग ये कहेंगे कि जिन्ना साहब ने मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ वेन्यूज पर मुख्तलिफ बातें की, और उन्होंने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट भी किया। आप कह रहे हो कि वो मुसलसल कंसिस्टेंट थे। तो अब टू नेशन थ्योरी पे ही आप देख लीजिए ना, 11 अगस्त की तकरीर में जो मैसेज उन्होंने दिया और फिर जो अक्टूबर में स्टेटमेंट दी, उसमें बहुत डिफरेंस है, ह्यूमंगस डिफरेंस। जी, टू नेशन थ्योरी वो एक यूनाइटेड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थी, एंड इक्वालिटी की जो बात की, यू कैन गो टू योर टेंपल्स एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट, तो वो उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कही। That's what his ideology was consistent. हमेशा ही talked about Islamic democracy, Islamic socialism, Islamic equality, कि इस्लाम में तो नॉन मुस्लिम्स और औरतों को बराबर के हक दिए जाते हैं। So it was consistency थी इस स्टैंस में। नहीं, अगर कंसिस्टेंसी होती तो फिर वो अक्टूबर में जब टू नेशन थ्योरी के बारे में उनसे क्वेश्चन किया गया तो वो ये कहते कि भाई टू नेशन थ्योरी वाज रेलेवेंट ओनली इन द प्री पार्टीशन इंडिया, इट इज नो लॉन्गर वैलिड, इट इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। तो ये बात उन्होंने नहीं की। तो एनी हाउ ये बताइएगा कि पार्टीशन के बाद क्या सूरत हाल हुई। जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे बहुत सारे जो हैं ओवरनाइट कांग्रेस के सपोर्टर्स बन गए। मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा कि दिल्ली में एक अखबार था, एक न्यूज़पेपर था,
जो सपोर्ट करता था मुस्लिम लीग को, ओवरनाइट वो कांग्रेस का सपोर्टर बन गया। जी तो जी आपके इल्म में है कुछ ऐसी एग्जांपल्स? जी, मैं इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूपी में किस हद तक मुस्लिम लीग को सपोर्ट था, कि इवन लाइक स्मॉल, जो बहुत ही छोटे टाउन से मुस्लिम लीग के वर्कर्स वो खत लिखा करते थे मोहम्मद अली जिन्ना को, और एक का नाम था आशिक रजा सिद्दीकी। अ, तो उन्होंने एक खत लिखा मोहम्मद अली जिन्ना को, और उसमें कहा कि मतलब पाकिस्तान को जैसा मैंने समझा है, तो उसमें लाइक नॉन मुस्लिम्स रहेंगे, दे विल हैव सिविल राइट्स बट दे विल नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स, कि उनको और सब राइट्स रहेंगे नॉन मुस्लिम्स को, बट पॉलिटिकल राइट्स नहीं रहेंगे। यही एक जो इस्लामिक स्टेट है उसका ट्रेडमार्क फीचर होता है। और लिखा कि हमें पूरा पंजाब और बंगाल की डिमांड करनी चाहिए, उसका पार्टीशन हमें किसी हालत में नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर पंजाब और बंगाल को एक्सेप्ट कर लाइक पार्टीशन पंजाब एंड बंगाल को एक्सेप्ट करते हैं, सो अगर कल को इंडिया से मुस्लिम्स को एक्सपेल किया जाता है तो हम उन्होंने कहा रिसेटल करेंगे। उन्होंने कहा कि वी शुड हैव अ वेरी लार्ज टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, कि अगर फ्यूचर में इंडियन मुस्लिम्स को एक्सपेल किया जाए तो हम उन्हें वहां पे रिसेटल करा सकें। और एक लाइक काइंड ऑफ एक टीनेजर, ही राइट्स अ लेटर टू मोहम्मद अली जिन्ना, हिज नेम वाज अथर हसन। तो अथर हसन लिखते हैं कि लाइक मेरे फादर वो कांग्रेस सपोर्टर हैं, और वो मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी को लाइक थोरोली लाइक डिसमिस करते हैं, क्योंकि उनके ऑब्जेक्शन ये हैं कि पाकिस्तान बनने से लाइक यूपी के मुस्लिम्स की क्या उनको इफेक्ट पड़ेगा, उनकी कैसे प्रोटेक्शन होगी, कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से यूपी के मुस्लिम्स की प्रोटेक्शन होगी, और आप लोग जो ये कहते हैं कि अगर इंडिया में मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया गया तो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया जाएगा, लाइक जिसको एक कहते हैं कि रेट्रीब्यूशन थ्योरी और थ्योरी ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो ऐसा कैसे होगा, क्योंकि पंजाब में तो 45% नॉन मुस्लिम्स रहेंगे, और बंगाल में भी लगभग इतने ही रहेंगे, और हिंदूज तो काफी पढ़े लिखे और काफी एडवांस्ड और काफी रिच होते हैं, तो इट वुड बी इम्पॉसिबल टू परसिक्यूट हिंदूज। तो ये तो कोई बात नहीं हुई जिससे लाइक यूपी के मुसलमानों की प्रोटेक्शन हो सकेगी। सो लाइक दिस शोज कि इवन लाइक स्मॉल टाउन्स, एंड वो ये लेटर अमरोहा से लिख रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कितने एकदम छोटे छोटे टाउन्स में भी पाकिस्तान की कितनी ज्यादा चर्चा हो रही थी, और वहां से लोग मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर्स लिख रहे थे। सो ये दिखाता है कि किस हद तक सपोर्ट था यूपी में पाकिस्तान के लिए। और वो इलेक्शंस में भी आपको दिखा कि अराउंड जो 65-66 सीट्स थी मुस्लिम रिजर्व, उसमें से करीब 54-55 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती इलेक्शंस में। और ये फिर जो है लाइक कोट भी किया गया कि द हार्ट ऑफ मुस्लिम इंडिया इज स्ट्रांगली बिहाइंड मोहम्मद अली जिन्ना एंड मुस्लिम लीग, ये स्ट्रांगली सपोर्ट किया। तो जी यहां तक सपोर्ट था। और फिर आपने पूछा मुझसे कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ, तो पार्टीशन के बाद सरप्राइजिंगली जो लोग सबसे ज्यादा सपोर्ट में थे मुस्लिम लीग के और पार्टीशन के, वो ओवरनाइट फिर इंडियन नेशनलिस्ट बन गए, और उन्होंने फिर जो है लाइक कहा कि हम तो पेट्रियोटिक सिटीजन्स हैं, और हम तो कोई पाकिस्तानी नहीं है, और हमको कोई पाकिस्तानी नहीं बना सकता है, हम पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। वंदे मातरम जिसको इतना अपोज किया गया, तो उसमें फिर कहा कि नहीं, वंदे मातरम में तो कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, और कुछ भी इसमें इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं है। ये बड़े बड़े लीडर्स मुस्लिम लीग के, जो मसलन जी.एच. लारी, वो कह रहे हैं। ये बात जो है ज़हीरुल हसनैन लारी साहब ने की थी, जो बाद में पाकिस्तान आ गए और 1972 में उनकी डेथ हुई। वो एक वेल नोन लॉयर थे, और वो शायद गोरखपुर से थे। जी, जहां से अभी योगी अच्छा आदित्यनाथ जी भी हैं। जी। और चौधरी खलीको जमान जो है, उन्होंने भी इंडिया से लॉयल्टी का हल्फ उठा लिया था। नवाब इस्माइल जो थे, बहुत बड़े जी लीडर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने भी इंडिया से वफादारी का हल्फ उठाया। और जिन्ना साहब जब कराची आ रहे थे, आई थिंक ही फ्लू टू कराची ऑन 7th of August, तो उन्होंने भी एयरपोर्ट पे मुसलमानों को यही मशवरा दिया था कि अब आप लॉयल सिटीजन्स बन के रहें, जी क्योंकि क्योंकि कोई स्टेट भी डिसलॉयल सिटीजन्स को बर्दाश्त नहीं करती। और एक तरह से मेरे ख्याल में टू नेशन थ्योरी को भुलाने की
उन्होंने उनको सलाह दी? जी देखिए, आप इतना टू नेशन थ्योरी पे फोकस करता है। टू नेशन थ्योरी वाज लाइक अ टूल टू अचीव पाकिस्तान, और एक बार पाकिस्तान अचीव हो गया था तो उस टूल का यूज हो चुका था, तो तब वो उतना रेलेवेंट नहीं था। या सो टू नेशन थ्योरी इट वाज अ टूल टू अचीव पाकिस्तान। और आपने कहा कि जो लाइक लीडर्स थे वो कैसे इंडियन नेशनलिस्ट बन गए ओवरनाइट, तो इसका एग्जांपल आपको एक दिलदार हुसैन थे लीडर। तो उन्होंने कहा कि कि यूपी के मुस्लिम्स रिग्रेट करते हैं पार्टीशन को और मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना, और जो है इसने काफी ज्यादा बैड ब्लड पैदा कर दिया है। और वो फिर मुसलमानों से को बोलते हैं कि अब आप महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट करें, अब आप काउ स्लॉटर ना करें, अब आप जो है लाइक कांग्रेस को सपोर्ट करें, और आप इंडिया की नेशन बिल्डिंग में सपोर्ट करें इन लीडर्स को। तो ये ओवरनाइट चेंजेस इन लोगों में आ गए। मोहम्मद हबीब जो प्रोफेसर एक थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि लाइक वी आर कि हमें बड़ा अफसोस है कि हमने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया और 1945-46 के इलेक्शंस में सपोर्ट किया, और इंडियन इस्लाम की यूनिटी हमेशा के लिए ब्रेक हो चुकी है, और कुछ ही समय में लाइक विद इन अ फ्यू जनरेशंस इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम उतने ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगे जितने पर्शियंस और टर्क्स हैं। और लाइक वी स्टैंड अगास्ट एट द कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने सपोर्ट किया मुस्लिम लीग को उसका। तो इट शोज कि कितनी जल्दी लाइक इन लोगों ने अपना स्टैंड बदल लिया। चौधरी खरीकुज्जमान ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द स्पीकर्स जो कि 15 अगस्त को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू के बाद स्पीच दी। सो ही वाज लाइक आई थिंक उसके पहले स्पीच दी थी। सो ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द 4 स्पीकर्स, सिर्फ 4 लोगों ने स्पीच दी एंड ही वाज वन ऑफ देम। और फिर उसी के कुछ महीनों के बाद ही लाइक माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, और ये कहा कि मैं यंगर ब्लड को मौका देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं जो है छोड़ के जा रहा हूँ। सो ये, जी। और मिस्टर लारी भी कुछ समय के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। सो इनका ये स्टैंड था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इन लोगों को खुश करने के लिए उसी रिजवानुल्लाह वाली मीटिंग में कहा कि जैसे माउंटबेटन वो ब्रिटेन के सिटीजन है बट वो हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल हैं, वैसे ही मैं इंडिया लाइक हिंदुस्तान का सिटीजन हूँ बट मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल हूँ। बट आपको जब भी आप बोलेंगे आई एम रेडी टू सर्व द मुस्लिम्स ऑफ हिंदुस्तान। सो ये एक जिना उन्हें एक जो है एक फर्जी सी बात कह के आप कह सकते हैं चले गए, दिल अच्छा, बहलाने आप के। हाँ, जी ऋषि, आपने जो बात की ना टू नेशन थ्योरी की कि पार्टीशन के बाद वो इररेलेवेंट हो गई, तो ये बात हमारे एक डिस्टिंग्विश प्रोफेसर थे हायर एजुकेशन कमीशन के, शरीफुल मुजाहिद, उन्होंने ये बात की है कि 14 अगस्त के बाद जो है टू नेशन थ्योरी वैलिड नहीं रही, क्योंकि इंडिया में जो है वो इंडियन नेशन हो गई, पाकिस्तान में जो लोग रहते थे पाकिस्तानी नेशन का हिस्सा हो गए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिन्ना साहब ने अक्टूबर 1947 में ये बात नहीं की, उनको यही बात करनी चाहिए थी कि इट इज नो लॉन्गर रेलेवेंट एंड वैलिड, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ फैक्ट। तो ये बात जो है बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगी। अच्छा, दूसरा जो है मौलाना जमाल मियां फरंग महली, उन्होंने भी कुछ लिखा है 1947 में, दिसंबर 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास हुआ था खालिकदीना हाल कराची में, जिसमें जिन्ना साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया था इस नारे से कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नई इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात बहुत कम की जाती है कि जिन्ना साहब ने इस नारे से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। तो जमाल मियां फरंग महली ने वहां पे जिन्ना साहब पे कुछ क्रिटिसिज्म भी की थी, उसकी जी क्या तफसील है? जी देखिए, दिसंबर 1947 में मुस्लिम लीग का सेशन होता है कराची में। सो जमाल मियां अटैक्स मुस्लिम लीग एंड पाकिस्तान। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में आप लोग मतलब यू शुड स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ अ मुस्लिम स्टेट, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इस्लामिक नहीं है, और यहाँ पर लाइक जो जो कि ऑफिशियल्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर लिविंग अ लैविश लाइफ, वो खलीफा वाली जिंदगी नहीं जी रहे हैं यहाँ पर कोई भी। सो यू शुड स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ मुस्लिम स्टेट। एंड ही आल्सो अटैक मोहम्मद अली जिन्ना कि आप तो जी हमने आपको सपोर्ट किया
बट आप तो हमें अकेला छोड़ा है वहां पर इंडिया में. So, he attacked मोहम्मद अली जिन्ना verbally in the session openly. और फिर ये डिसाइड हुआ कि मुस्लिम लीग को बांट दिया जाए. पाकिस्तान की मुस्लिम लीग अलग होगी, इंडिया की मुस्लिम लीग अलग होगी, और उसमें भी एक ऑब्सक्योर सा साउथ इंडिया से एक लीडर को एज द चीफ ऑफ मुस्लिम लीग, मोहम्मद इस्माइल, उन्हें जो है चुन लिया गया एज द हेड ऑफ मुस्लिम लीग. और फिर लाइक ही सेड कि इस मुस्लिम लीग का जिना की मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है, एंड वी आर अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अच्छा ऋषि, कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि जिन्ना साहब की ख्वाहिश थी कि वो रिटायर होकर इंडिया चले जाएं और अपने आखिरी दिन जो है ना, वो उनका जो मुंबई में घर था, बड़ा आलीशान, बड़ा एक मैग्निफिसेंट घर है वो, उसमें गुजारें. और उन्होंने पंडित नेहरू को एक खत भी लिखा था कि उस घर को किसी को अलॉट ना किया जाए, मुझे उससे सेंटिमेंटल और इमोशनल अटैचमेंट है, और मैंने एक एक ईंट अपनी आंखों के सामने उसकी लगवाई है. तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ऑथेंटिक है बात या नहीं है? जी, ये बात ऑथेंटिक है कि जब वो उसको लाइक गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेना चाह रही थी या ऑक्शन करना चाह रही थी, तो जिन्ना ने ऐसी बातें कही थी. बट ये सब बातें थी बिकॉज जिन्ना अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा इतना मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पॉश इलाके में मुंबई के वो चली जाए उनके हाथ से. सो उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो ये सब कर रहे थे. और फिर उन्होंने कहा भी कि आप इसे किसी यूरोपियन को महीने के लाइक किराए पे चढ़ा दें, रेंट पे चढ़ा दें, बट इसको आप जो है बेचे नहीं या नीलाम ना करें. तो ये एक उनकी टैक्टिक थी कि बिकॉज ही वो प्रॉपर्टी को लूज नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ही वॉज अ वेरी फाइनेंशियली कैलकुलेटेड पर्सन. सो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वो हाथ से कैसे जाने देते. बट ही डिडंट रियलाइज कि लाइक उनकी मैं कह सकता हूँ पागलपन की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ के जाने पड़े, लाखों लोगों का कत्ल हुआ, उसका उन्हें कोई रिग्रेट नहीं था. बट जब अपनी प्रॉपर्टी की बात आई तब वो सब कुछ करने तैयार थे. ये तक कह दिया कि मैं तो बॉम्बे आके वहां रहूंगा और जो प्लीज आप उसे नीलाम ना करें. सो इट शोज कि ही वाज सच अ हार्टलेस एंड कैरलेस पर्सन. तो ऋषि, बहुत से लोग ये कहेंगे कि आपका ये जो क्रिटिसिज्म है जिन्ना साहब पे, दिस इज नॉट एकेडमिक, आप बहुत पर्सनल हो गए हैं और बहुत हार्श हो गए हैं. नहीं जी, एकेडमिक क्या, आप कह रहे हैं कि कि आप सबसे आप कह रहे हैं कि आप कुर्बानी दीजिए पाकिस्तान के लिए, पर जहां अपनी कुर्बानी देने की बात आई तहां तो आप पीछे हट गए. ये आप यूपी के मुस्लिम से कह रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस करिए, पर जहां खुद के सेक्रीफाइस करने की बात आई तब आप पीछे हट गए और आप कहा आप जो अपनी प्रॉपर्टी किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे. सो इसे क्या कहा जाए? इसे तो हार्टलेस बिहेवियर ही कहा जाएगा. और आपकी वजह से करोड़ों लोगों के घर बार उजड़े, लाखों लोग मारे गए, तो इसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा ही ना. अच्छा, कुछ स्कॉलर्स जो हैं ये कोट करते हैं कि जिन्ना साहब जब आए लाहौर और उन्होंने लुटे पुटे रेफ्यूजीज को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ये कहा कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ. लेकिन फिर जो पेट्रियाटिक स्कॉलर्स हैं वो इसको कंटेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ. तो बहरहाल दोनों तरफ के इस तरह के दावे मौजूद हैं. रेफ्यूजीज के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने लगभग कुछ भी काम नहीं किया. अगर वो इतने ही ह्यूमेन थे और इतना उनके अंदर इंसानियत थी तो उन्हें रेफ्यूजीज के लिए करना चाहिए था काम. बट आई थिंक हार्डली जस्ट एक बार वो गए रेफ्यूजी कैंप में, किसी ने बहुत इंसिस्ट किया तब, अदरवाइज वो कभी गए तक नहीं किसी रेफ्यूजी कैंप में. सो लाइक ये कैसी इंसानियत हुई? लाइक महात्मा गांधी ने रेफ्यूजीज के लिए इतना कुछ किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, इवन माउंटबेटन ने किया, माउंटबेटन की वाइफ ने, एडविना माउंटबेटन ने इतना कुछ किया रेफ्यूजीज के लिए. बट जिन्ना डिड एब्सोल्युटली नथिंग. कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए हैं, जिनके परिवार वालों पे एट्रोसिटीज हुई, जिन पर खुद एट्रोसिटीज हुई, उनके लिए ही हैड नो टाइम एब्सोल्युटली. So this shows again the heartlessness and the carelessness of the person. सिर्फ ईस्ट पंजाब से रेफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान में और तब पाकिस्तान में ये हालत हो गई. अगर पूरे इंडिया से रेफ्यूजीज मुसलमान आ जाते
3.5 करोड़ पॉपुलेशन थी, चलिए 3 करोड़ भी आ जाते तब क्या हालत होती पाकिस्तान की। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिसने बहुत ही लाइक नेग्लिजिबल जो है एफर्ट्स किए रेफ्यूजीज के लिए, उनकी क्या हालत होती आप सोच सकते हैं। और मैं कुछ थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, इस पर भी इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन हुआ कि जब पार्टीशन डिक्लेयर हो गया और वो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बन गए मुस्लिम लीग के मेंबर्स, तो फिर किसी ने पूछा कांग्रेस के मेंबर ने कि इन लोगों से ये पूछा जाए कि क्या ये अभी भी टू नेशन थ्योरी को सब्सक्राइब करते हैं। तब एक मुस्लिम लीग के लीडर ने खड़े होकर कहा कि वी आर हियर एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स एंड लॉयल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो देखिए कितनी जल्दी लॉयल्टी चेंज हो गई लोगों की। और फिर यही मजे की बात, यही सिटीजन, यही लाइक मेंबर्स मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये सबसे बड़े कह सकते हैं मद्दा बन गए डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के। और फिर कहने लगे कि नहीं हम तो जी इंडियन है और हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए और हम तो सिर्फ इंडियन ही हमारी आइडेंटिटी है और हम मर्ज कर देंगे खुद को इंडियन आइडेंटिटी में, और हमारे नाम, हम लोगों हिंदू मुसलमानों को चाइनीज नाम रखने चाहिए, नाम से पता चल जाता है कि बंदा हिंदू है या मुसलमान है। तो फिर इनमें इतना बड़ा रेडिकल चेंज आ गया। तो सो आप देख सकते हैं कि लाइक कैसे ओवरनाइट लॉयल्टी चेंज हुई। और यही चीज सरदार पटेल ने भी कही थी, ये मैं कैसे मान लूं कि कल तक जो लोग पाकिस्तान और पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे आज वो इंडिया के लॉयल सिटीजन्स हो गए, ये मैं कैसे मान लूं, ओवरनाइट उनमें चेंज आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा रहा है, लाइक यू नो, इसको डायलेमा नहीं आयरनी कहेंगे हिस्ट्री की, कि जो लोग सबसे ज्यादा सबसे लाइक कंसिस्टेंट और प्रिंसिपल स्टैंड था टू नेशन थ्योरी पर, फिर वही उसके खिलाफ हो गए। जी जी। और ये सारी तफसील जो है, जो दोस्त देखना चाहते हैं, वो क्रिएटिंग अ न्यू मदीना उसमें मौजूद है। अच्छा ऋषि, सेपरेट इलेक्टोरेट की आपने बात की। इंडिया में जो मुस्लिम लीग के लीडर्स रह गए वो तो इससे पीछे हट गए सेपरेट इलेक्टोरेट से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में तो मुसलमानों को किसी से खौफ नहीं था ना। यूनाइटेड इंडिया में तो उनको था कि जी हम माइनॉरिटी हैं, हमें राइट्स नहीं मिलेंगे, हमारे लोग मुंतखब नहीं हो सकेंगे। तो पाकिस्तान बनने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान में खास तौर पे बहुत से लोग थे जो फिर भी टू नेशन थ्योरी की सपोर्ट कर रहे थे। वो कहते थे ये इस्लामी नजरिया है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट। यानी नवाब वक्त ने, जो एक बहुत बड़ा अखबार है नजरियाती तौर पर कम अज कम वेस्ट पाकिस्तान का, आज के पाकिस्तान का, तो वो 50s में भी टू नेशन थ्योरी की और इसकी सेपरेट इलेक्टोरेट की हिमायत किया करता था। टू नेशन थ्योरी की तो अब भी वो करते हैं, तो बगैर सोचे समझे मेरे ख्याल में करते हैं, कभी इसका तनकीदी जायजा नहीं लेते। हमारे लिए एक मसला रहा ये कि इलेक्शंस किस तरह से होने चाहिए। क्या तमाम जो लोग हैं एक कंस्टिट्यूएंसी में उनका एक ही एमएनए होना चाहिए या अलग अलग वोट होने चाहिए? तो आज भी ये मसला जो है पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है पाकिस्तान में। जी मैं अपनी बात ही कंटिन्यू रखना चाहूंगा जो मैं कर रहा था। तो जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर्स थे इंडिया में जो रह गए थे पार्टीशन के बाद, तो या तो लाइक कुछ टाइम के बाद वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, जैसे चौधरी खरीकुज्जमान या जीएच लारी, या कुछ पॉलिटिक्स से कंप्लीटली रिटायर हो गए लाइक नवाब इस्माइल खान। कुछ कांग्रेस में आ गए और उन्होंने कांग्रेस में अपना नाम बनाना चाहा, बट यू नो लाइक ऑल ऑफ देम वर अनसक्सेसफुल। और फिर कोई भी मौलाना आजाद के बाद बड़ा मुस्लिम लीडर बन के इंडिया में नहीं उभर पाया। सो आप कह सकते हैं कि मौलाना आजाद वाज द लास्ट यू नो बिग मुस्लिम लीडर इन इंडिया, और उनके बाद से फिर आज तक कोई भी बड़ा मुसलमान लीडर इंडिया में नहीं बन पाया है। और आपको पता है कि खलीको-जमान जो हैं वो क्यों पाकिस्तान चले गए थे? इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए थे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी से कंट्राडिक्टरी थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और खास तौर पे उसके उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे चौधरी जफरुल्ला खान, वो ये बयानात दे रहे थे कि इंडिया में मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट की कनाइवेंस से, उनकी सपोर्ट से हो रहा है। जी खलीको-जमान ने उससे डिसएग्री किया, तो वो मिलने के लिए जिन्ना साहब से गए थे। जिन्ना साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, ही वाज एंग्री।
तो उस पे उन्होंने गुस्से में कहा कि जी मैं नहीं जाता वापस, आप जिसको चाहें वहां पे लीडर नॉमिनेट कर दीजिए मुस्लिम लीग का। तो इस वजह से वो फिर पाकिस्तान में रुक गए थे, वरना हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स आपको ये बताएंगे कि जिन्ना साहब खलीकुज़्ज़मान को पसंद नहीं करते थे। खलीकुज़्ज़मान भी अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते थे, इसलिए वो फिर नाराजगी में वापस नहीं गए और जी यहां पे तो वो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट हो गए थे। इसका भी बहुत कम लोगों को इल्म है। जी यही इसका लाइक है कि आयरनी की जितने भी बड़े बड़े लाइक एलिट्स थे, मुस्लिम एलिट्स, वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए और इंडिया में जो रहे वो उन्होंने अपना नाम बनाना चाहा कि कांग्रेस पार्टी में आके, तो कईयों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की बट उनमें से कोई भी बड़ा लीडर नहीं बन पाया और बहुत सारे तो पॉलिटिक्स से फिर रिटायर ही हो गए ऑल टुगेदर। सो ये मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस की आयरनी थी कि जहां मतलब इन लोगों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान को और ये लोग फिर पाकिस्तान गए भी नहीं, और फिर जो और सेक्युलरिज्म के सबसे ज्यादा खिलाफ थे, डेमोक्रेसी के सबसे वन मैन वन वोट के सबसे ज्यादा खिलाफ थे, वही लोग फिर सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के सबसे बड़े सपोर्टर बन गए ओवरनाइट। सो यू कैन सी द और आयरनी। और ऋषि बहुत सारे ऐसे भी थे कि एक भाई जो है वो पाकिस्तान चला गया, दूसरा जो है वो इंडिया ही में रहा। जी जैसे साहबजादा यकूब खान थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल बने पाकिस्तान में और बाद में ही वाज आल्सो फॉरेन मिनिस्टर। उनके और भाई थे साहबजादा यूसुफ, ही वाज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, और साहबजादा यकूब खान बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। जी तो इस तरह का भी सूरत हाल थी और इस तरह से उनको अपनी जायदाद से भी हाथ नहीं धोने पड़े। ऋषि, हमने बहुत सारी बातें की, वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, और मैं चाहूंगा कि इस गुफ्तगू को जो है आगे बढ़ाया जाए, और अगर हमारे कोई व्यूअर अपोजिंग व्यू देना चाहें तो ही और शी इज वेलकम। ऋषि, वंस अगेन आई थैंक यू। थैंक यू सो मच।